Hello everyone, so welcome you all on the YouTube channel of Success Tree Himachal. I am Naina and today is your science class and hopefully you all are doing well. ठीक है, तो चलो फिर आज का जो हमारा सेशन है उसको शुरू करते हैं। आप सभी को पता है ये जो साइंस के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं वो आपके HPS, नायब तहसीलदार, अलाइड और जितने भी आपके ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स रहते हैं उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जनरल साइंस का कंपोनेंट मोस्ट पेपर्स में सेम ही है। ठीक है, चलो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मैंने ऐड किए हैं ताकि उसमें भी आपकी एक हेल्प हो जाए, आपको पता चल जाए कि क्वेश्चन जो है वो किन एरिया से पूछे जा रहे हैं और आपका जो प्रिपरेशन करने का तरीका रहना चाहिए वो किस तरह से रहना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रीड द क्वेश्चन केयरफुली। देखिए पहले आपको क्या लिखा है, दैट इवेल्युएट द स्टेटमेंट अबाउट मिरर्स। ठीक है, पहली स्टेटमेंट में बोल रहा है एक कॉनकेव मिरर एक कॉनकेव मिरर इज अ डाइवर्जिंग मिरर, यानी कि कॉनकेव मिरर जो होता है आपका, ठीक है, जो इस तरह का आपको देखने को मिलता है, यहाँ से लाइट रेज आती हैं, ठीक है, टकराती हैं और जाती हैं, क्योंकि ये वाला आ गया आपका पॉलिश्ड सरफेस। ओके, तो बोल रहा है जो आपका कॉनकेव मिरर है वो होता है डाइवर्जिंग नेचर का, मतलब लाइट को सारे के सारी फैला देता है। दूसरे स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। देखो यहाँ पे एक्सट्रीम वर्ड कोई नहीं लिखा है कि कॉनकेव मिरर सिर्फ आपकी रियल ही बनाता है या आपकी इन्वर्टेड इमेज ही बनाता है, जस्ट अ जनरल स्टेटमेंट है। थर्ड देखो, कॉन्वेक्स मिरर इज अ कन्वर्जिंग मिरर। अब ये आपका कॉनकेव था तो कॉन्वेक्स इसका ऑपोजिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें बता रहे हैं यहाँ से आएगी लाइट रेस और ये आ गया आपका पॉलिश्ड सरफेस। ठीक है, ये आ गया आपका कौन सा, कॉन्वेक्स मिरर। तो बता रहा है ये दैट योर कॉन्वेक्स मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्ज कराना मतलब सारी की सारी लाइट रे को एक जगह पे फोकस करवाना। अब फोर्थ ऑप्शन देखें, फोर्थ में आपसे बोला है दैट कन्वेक्स मिरर always form virtual erect and diminished image। तो हाँ जी, अब 4 स्टेटमेंट्स हमने देख ली। अब पहले तो आप थोड़ा सोचो फिर आंसर करो इस क्वेश्चन का। चलो आई एम श्योर अब तक आपने सोच लिया होगा। ठीक है, तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, इसमें लिखा है दैट योर कॉनकेव मिरर, जो कि आपका होता है कौन सा, अवतल दर्पण। ठीक है, तो लिखा है कन्वर्जिंग इमेज मिरर होता है, नहीं ये डाइवर्जिंग यहाँ पे लिखा है, लेकिन आपको पता होना चाहिए दैट योर कॉनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग इन नेचर। कन्वर्जिंग का मतलब होता है सारी की सारी लाइट रे को एक जगह पे, एक पॉइंट पे फोकस करवा देता है। सेकंड स्टेटमेंट जनरल स्टेटमेंट है तो बिल्कुल सही है कि कॉनकेव मिरर जो है वो रियल और इन्वर्टेड तरह की इमेज भी बनाता है, लेकिन आपको इसकी एक्सेप्शन भी पता होनी चाहिए कि कॉनकेव मिरर 5 केसेस में रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है, लेकिन जो 6th केस होता है जहां पे जो आपका ऑब्जेक्ट है वो प्लेस किया जाता है फोकस और पोल के बीच में, वहां पे सिर्फ एक इकलौते केस में इमेज जो है आपकी वो बनती है वर्चुअल और इरेक्ट। और ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, बट इट्स अ वेरी जनरल स्टेटमेंट सो इट इज अ करेक्ट वन। थर्ड है कॉन्वेक्स मिरर इज कन्वर्जिंग नेचर, नहीं, हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉन्वेक्स है वो होगा आपका डाइवर्जिंग, यानी सारी की सारी लाइट रे को ये फैला देता है। फोर्थ स्टेटमेंट है कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो आपका कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा 2 केसेस बनाता है और उसमें आपको हमेशा इरेक्ट सीधी इमेज, वर्चुअल बिहाइंड द मिरर, ठीक है, और डिमिनिश छोटी इमेज देखने को मिलती है। तो आपकी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट इंटरचेंज करके लिखी थी, तो होपफुली आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा और आप कभी भी इन क्वेश्चन में आप गलती नहीं करोगे। लेकिन देखो अगर यहीं आपसे लेंस के बारे में पूछ लिया जाता तब ये उल्टा हो जाता। अगर लेंस लिखा होता तब आपका जो कॉनकेव लेंस है वो डाइवर्जिंग इन नेचर होता है और जो आपका कॉनकेव लेंस है वो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद आपको। ठीक है, तो ध्यान से देख लो एक बार, जो आपका कॉनकेव लेंस होता है वो होता है डाइवर्जिंग इन नेचर का, लेंस की बात हो रही है अब। और वहीं अगर हम बात करें आपके कॉन्वेक्स लेंस की,
तो ये होएगा आपका कन्वर्जिंग इन नेचर, ठीक है। और कॉनकेव लेंस दो तरह के केसेस बनाता है, और कॉन्वेक्स आपके 6 तरह के केसेस बनाता है, ठीक है। लेंस की बात हो रही है। और कॉनकेव लेंस में दोनों केसेस में वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट इमेज बनती है और डिमिनिश छोटी इमेज बनती है, ठीक है। और वहीं कॉन्वेक्स लेंस में रियल और इन्वर्टेड इमेज आपको देखने को मिलती है, प्लस जो आपका एक इसमें भी इकलौता ऐसा केस है जहां पे आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देखने को मिलती है, ठीक है। जैसे मिरर है उसका ऑपोजिट कर दो, वो लेंस हो जाएगा। चलो, होपफुली ये कंफ्यूजन अब आपको नहीं रहेगी, ठीक है, फ्यूचर के लिए भी, क्योंकि क्वेश्चन जो है अब थोड़ा सा एक स्टेप ऊपर HPS वाले पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन, देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बार हमने डिस्कस किया हुआ है। टैमरेड यानी कि इमली में होता है, टमाटो, ऑरेंज या फिर विनेगर में। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है जो आपका टार्टरिक एसिड है वो आपको इमली में, टैमरेड में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ आपको वो ग्रेप्स में भी देखने को मिलेगा, ठीक है। अब मुझे आपने बताना है विनेगर में कौन सा एसिड होता है। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन बना है, तो विनेगर में होता है आपका एसिटिक एसिड, और इसकी कॉन्सेंट्रेशन रहती है 5 to 8%। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो ये चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसलिए हमेशा इसको इंक्लूड करती हूँ क्योंकि हमारा काम नई चीज़ों को पढ़ना ही नहीं है, पुरानी चीज़ों को रिवीजन, उनको रिवाइज करना भी है। और हम प्रिपरेशन में एक ही चीज़ मिस कर देते हैं, वो होता है हमारा रिवीजन। नया पढ़ने के चक्कर में पुरानी चीज़ें हम रिवाइज नहीं करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा है, पहले 4 याद करो, फिर पहले 4, अगले 4, 4 करके 4 दिनों में रिवाइज करो, ठीक है। और इनको रिकॉल करते रहा करो, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डीएनए से एसोसिएटेड स्टेटमेंट्स दी हैं, आंसर बताएं क्या लगता है सही। पहली स्टेटमेंट है डीएनए रेफर्स टू डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, इट इज लोकेटेड इन द राइबोसोम, इट इज कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड इट कैन मेक ए कॉपी ऑफ इटसेल्फ। जी सोचें और बताएं आंसर। देखो डीएनए की फुल फॉर्म तो सही दी है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और ये क्या काम करता है, इट कैन मेक अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ, बिल्कुल सही, ठीक है। देखो राइबोसोम में डीएनए नहीं होगा और राइबोन्यूक्लिक एसिड भी, ये स्टेटमेंट गलत है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बाकी आपने मुझे जल्दी से बताना है डीएनए कहाँ पे पाया जाता है न्यूक्लियस के अलावा, बताएं जरा, डीएनए आपको कहाँ पे देखने को मिलता है न्यूक्लियस के अलावा। इसके अलावा आरएनए सबको पता है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, ओके, ये होता है आपका सिंगल स्ट्रैंड, और जो आपका डीएनए होता है वो होता है आपका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल स्ट्रैंड होता है, ओके। और देखो यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन, यूरासिल होता है, यहाँ पे साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थाइमाइन, ठीक है, ये अलग होता है यहाँ पे, ओके। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, यहाँ पे थाइमाइन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है, ठीक है। और आरएनए जो है वो बहुत जल्दी म्यूटेशन करता है एज कंपेयर टू योर डीएनए। और मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर क्या होना था कि जो डीएनए है वो आपका माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और प्लास्टिड्स में भी पाया जाता है, न्यूक्लियस में तो होता ही है, ठीक है। चलिए, और प्लास्टिड सिर्फ प्लांट सेल में पाए जाते हैं, एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे पूछा है द मटेरियल यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक फ्यूज इज एन alloy ऑफ टिन एंड lead. This alloy should have high specific resistance, low melting point, low specific resistance and high melting point। यानी कि आपने बताना है जो आपकी फ्यूज वायर होती है, ठीक है, फ्यूज वायर होती है, जो आपकी फ्यूज वायर होती है वो किसकी बनी होती है। एलॉय होता है वो बता दिया आपको किसका, टिन और लेड का, लेकिन उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रहता है। तो देखो इसका यूज इसलिए किया जाता है कि कभी कभी अगर गलती से भी ज़्यादा करंट की सप्लाई हो जाए तो कनेक्शन ब्रेक हो जाए, ये जो वायर है आपकी मेल्ट हो जाए जल्दी। जल्दी मेल्ट कब होगी, जब इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या रखा जाएगा, लो मेल्टिंग पॉइंट रखा जाएगा,
तभी तो जैसे करंट की सप्लाई ज्यादा हुई एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ये पिघल जाएगी, पिघल गई तो कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, कनेक्शन ब्रेक होगा तो करंट की सप्लाई भी रुक जाएगी। और मैंने आपको कहा था जो आपका ओहम्स लॉ होता है, ओहम्स लॉ होता है वो हमें क्या बताता है, V इट इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, अगर हम I को इधर ले आए, ठीक है, I को अगर हम इधर ले आए तो नीचे आ जाएगा। ये क्या सिग्निफाई कर रहा है कि जो आपकी रेजिस्टेंस है, ठीक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के। ठीक है, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या पता चल रहा है कि जितना ज्यादा करंट होगा उतनी कम रेजिस्टेंस होगी। तो इस फ्यूज वायर के केस में हमने देखा कि करंट की सप्लाई ब्रेक हो गई, करंट ही नहीं हुआ तो रेजिस्टेंस क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, तो आंसर क्या बनेगा आपका, हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड लो मेल्टिंग पॉइंट, सिंपल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपने बताना है करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में। देखो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है, PYQ आपका यूपीएससी का। देखो यहाँ पे ना ये क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड किया है कि क्यों कहीं कभी कभी स्टेटमेंट्स ऐसी आ जाती हैं जैसे सम लिखा हो, एनी लिखा हो, ठीक है, ओनली लिखा हो, या फिर कैन लिखा हो, जैसे यहाँ पे कैन भी है। ठीक है, तो ये होते हैं आपके कुछ ऐसे स्पेसिफिक वर्ड्स जिन पे आप गेस वर्क कर सकते हो, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी नहीं हुई अभी तक, तो ऐसे कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे, ठीक है, जो कि ऐसी कंडीशंस में ग्रो करते होंगे जहाँ पे टेम्परेचर बॉइलिंग वाटर से ज्यादा हो, ठीक है, जहाँ पे pH बिलो 3 हो, जहाँ पे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का टेम्परेचर हो, तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे हो सकते हैं, मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी जनरल स्टेटमेंट्स हैं जहाँ पे सम हो और कैन हो, ठीक है, वहां पे आप उस स्टेटमेंट को करेक्ट कर सकते हो अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। ठीक है, तो इस तरह भी आपको अपनी कॉमन सेंस यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स और कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉमन सेंस से ही सॉल्व होंगे पेपर में, जरूरी नहीं कि आपको सारा का सारा आपने चीजें पढ़ी हो। ओके, चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ विटामिन, इनमें से विटामिन कौन सा नहीं है। चलिए, फॉलिक एसिड, ऑयलिक एसिड, पेंटाथोनिक एसिड और एस्कॉर्बिक एसिड। तो मैंने आपको कहा था कि जो हमारे विटामिन हैं उनके जो केमिकल नेम्स होते हैं या साइंटिफिक नेम्स होते हैं, ठीक है, साइंटिफिक और केमिकल नेम्स, इनको पढ़ लो, ठीक है, इनको रिवाइज कर लो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन सब बन रहे हैं। ओके, थोड़ा सा एग्जाम का लेवल टफ हो रहा है, ठीक है, तो और आपको पता है प्रीलिम्स में आपको कोई नंबर वहां पे लगने नहीं आगे कहीं पे, मेंस पे, इंटरव्यू पे, वो आपको क्लियर करना है। तो कुछ ऐसे टॉपिक्स, कुछ ऐसे थीम्स हैं, ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक्स है, कुछ ऐसे थीम्स हैं जहाँ पे क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं, भले ही उनका लेवल अप कर देते हैं लेकिन क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सो इट इज वन ऑफ देम। ठीक है, ये जो विटामिन वाला चैप्टर है आपका, बैलेंस डाइट वाला चैप्टर है पूरा, तो यहाँ से क्वेश्चन एक आता ही आता है, तो इसको बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके रखो अपना इस एरिया को। ठीक है, फॉलिक एसिड होता है आपका विटामिन B9, जिसका होना बहुत जरूरी होता है, जो स्पेशली लैक्टेटिंग मदर्स होती हैं और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं। ओके, ऑलिक एसिड कोई विटामिन नहीं है, एंड पेंटाथोनिक एसिड है आपका विटामिन B5, एस्कॉर्बिक एसिड हमने पढ़ाई है विटामिन C। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज पे, बाकी इनके प्लीज नेम्स एक बार याद कर लो, पढ़ लो, जिसकी आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। जैसे विटामिन A को रेटिनॉल, B1 को थायमाइन, B2 को राइबोफ्लेविन, नियासिन, एडेनिन, पेंटोथोनिक एसिड, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, बायोटिक, बायोटिन, और फिर आपका फॉलिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे के सारे एक बार ध्यान से पढ़ लेने। इसमें मैंने आपको इनकी डेफिशिएंसी से जो जो डिजीजेस होते हैं वो भी दिए हैं। ओके, तो पेपर में पूछे जाते हैं तो ध्यान रखना है। इसके अलावा विटामिन जो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, कुछ होते हैं आपके फैट सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल हमने पढ़ा है विटामिन A, D, E के, और वाटर सॉल्युबल है आपके B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। ओके, चलो इसमें से देखो, इसमें आपसे पूछा गया है नोट करेक्ट के बारे में। नोट करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट
करेक्ट। पहली स्टेटमेंट है द डेफिशिएंसी ऑफ ए कॉज नाइट ब्लाइंडनेस। इसके साथ साथ देखो ये ड्राई आईज भी हो जाती हैं आपकी, और आपका जो कॉर्निया है, कॉर्निया आउटर लेयर ऑफ योर आईज, ठीक है, वो भी क्या हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो इनका भी ध्यान रखना है कि ये इश्यूज भी हो जाते हैं विटामिन ए की कमी से। ओके, इसमें गलत पूछा है वैसे, ध्यान से आंसर करना। नेक्स्ट है पेन इन द मसल्स एंड जॉइंट्स अलोंग विथ फटीग, लॉस ऑफ वेट एंड पुअर वोंड हीलिंग आर सिम्टम्स ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। फोर्थ है आपका bleeding gum, loosening teeth are symptoms of the deficiency of vitamin B1. Fourth है deficiency of vitamin B5 can cause inflammation of skin, memory disorder and diarrhea. तो देखो यहाँ पे विटामिन B1 लिखा था, तो अगर आपको थोड़ा सा आइडिया होता कि नहीं बेरी बेरी होता है इससे, तो ठीक है, तो आप आराम से क्वेश्चन सही कर सकते हो, ठीक है। जबकि ब्लीडिंग गम, लूजनिंग ऑफ टीथ, ठीक है, कैल्शियम की कमी से होता है, मोस्टली बिकॉज ऑफ योर विटामिन डी और सी, ठीक है। देखो विटामिन सी की कमी से, ठीक है, और बोन्स वगैरह जो वीक हो जाती हैं वो विटामिन डी की कमी से होती हैं। तो याद रखना है, इनको बिल्कुल भी आपने गलत नहीं करना है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर कॉज, क्या कॉज करते हैं बैक्टीरिया और आपके वायरसेस? एलर्जी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, डीजनरेटिव डिजीजेस हैं, या इन्फेक्शियस डिजीजेस हैं? चलो बताओ जरा। सिंपल क्वेश्चन है, क्या है ये आपके इन्फेक्शियस डिजीजेस, ठीक है, संक्रामक रोग होते हैं, ठीक है। ओके, बाकी एलर्जीज का पता ही आपको, कोई चीज अगर आपको कुछ भी खाते हो, कंज्यूम कर रहे हो और आपकी बॉडी उस पर कोई रिएक्शन दे रही है, तो ऑब्वियसली फिर आपको कोई ना कोई उससे एलर्जी है उस चीज से। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो बाय कम्युनिकेशन पास ऑन नहीं होते हैं, ठीक है। डीजनरेटिव डिजीजेस जैसे आर्थराइटिस, ठीक है, और इट इन्वॉल्व्स द डिट्यूरेशन ऑफ द फंक्शन और स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यूज ओवर टाइम, मतलब ओवर टाइम ये जो बॉडी के फंक्शन है उसको बहुत ज्यादा डिट्यूरेट कर देती है। अब देखिए कुछ टर्म्स हैं जैसे कॉग्निशनल डिजीजेस, एक्वायर्ड डिजीजेस, कॉग्नेंशियल डिजीजेस या इनहेरिटेंट डिजीजेस जो आपको बाय बर्थ हो कुछ भी डिजीज, ठीक है। एक्वायर्ड डिजीजेस बर्थ के बाद आपको कुछ भी हो जाए उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड डिजीजेस। कम्युनिकेबल, नॉन कम्युनिकेबल, इजी वन, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है। इसके अलावा डीजनरेटिव डिजीजेस कॉज ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन, मतलब डीजनरेटिव डिजीजेस ऐसे डिजीजेस जो आपका कोई बॉडी का ऑर्गन है प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहा है, तो उसके कारण आपको डीजनरेटिव डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमने आर्थराइटिस का केस देखा था, ठीक है पीछे। डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑब्वियसली किसी भी विटामिन की कमी है, किसी भी और प्रोटीन की कमी है ना, तो उससे भी आपको डिजीजेस देखने को मिल सकते हैं। एलर्जीज, कैंसर, ये सब हमने देख लिया है। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। Substances which are obtained from microorganisms but used to destroy microorganisms are, important question, बताएं। ऐसे substances को आप क्या कहोगे जो बने ही खुद, मतलब बनाए ही गए हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से, और वो हेल्प भी डिस्ट्रॉय भी किसको कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो इस चीजों को हम कहते हैं एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और याद रखना डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन के बिना एंटीबायोटिक्स खाने भी नहीं चाहिए। आपने AMR इशू के बारे में सुना होगा, ठीक है, बहुत ज्यादा ही न्यूज में है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, क्योंकि क्या कहा जाता है, इंडिया के हर घर में एक डॉक्टर बैठा है, गूगल सर्च करके, चैट GPT करके, है ना, कुछ भी हो गया तो हमें लगता है कि ओके ये एंटीबायोटिक्स हम कंज्यूम करेंगे तो ये हमारा डिजीज ठीक हो जाएगा। लेकिन उससे क्या होता है, ठीक भले ही हो जाएगा, लेकिन अगली बार आपको ऐसे ही कोई बीमारी होगी, सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो आप फिर से अगर वो सेम मेडिसिन खाओगे तो वो जो मेडिसिन है वो आपके लिए सूटेबल नहीं रहेगी, फिर आपको थोड़ा हायर डोजेस की ओर जाना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, इसलिए बोला जाता है, ठीक है। और इंडिया में तो AMR का इशू बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है। बिना प्रिस्क्रिप्शन के कभी भी एंटीबायोटिक्स खुद भी मत खाओ और अपने दोस्तों को भी मत खिलवाओ, या फिर अपनी फैमिली में भी थोड़ी सी अवेयरनेस लाओ। ओके, इसका केस मोस्टली देखा जा रहा है TB के पेशेंट्स में,
जिनको होता है टीबी, ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरियम, ठीक है, पता ही है हमें, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस इसको जो कॉज करता है बैक्टीरिया। टीबी के पेशेंट को क्या होता है, इनको कहा जाता है कि आपको 6 से 8 महीने तक मेडिसिन खानी ही पड़ेगी और वो कोर्स पूरा का पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा, लेकिन 3-4 महीने के बाद ही उन पेशेंट्स को लगता है कि हम प्रॉपरली रिकवर हो गए और अब हम मेडिसिन खाना छोड़ सकते हैं, तो वो मेडिसिन खाना तो छोड़ देते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उनको दोबारा टीबी हो जाएगा गलती से भी, तो वो दवाइयाँ अब काम करना बंद कर देंगी उनकी बॉडी के लिए, क्योंकि उनके अंदर जो बैक्टीरिया था वो उस दवाई से, उस मेडिसिन से लड़ने के लिए बन चुका है, ठीक है, खुद को वो वैसा बना चुका है। तो फिर अब उनको हायर डोजेस की ओर जाना पड़ेगा, फिर हायर डोजेस खाने पड़ते हैं उनको, ठीक है। तो ध्यान रखना है एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस का फिनोमिना क्या है, आपको मेंस में भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड आ सकता है, एंड यू कैन कॉट द एग्जांपल ऑफ टीबी, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंबशन ऑफ अ कैंडल इज, अगर हम मोमबत्ती को जलाते हैं तो वो किस तरह की रिएक्शन मानी जाएगी, फोटोकेमिकल, एक्सोथर्मिक, फिजिकल चेंज या फिर एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखो सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता है मोमबत्ती जलाओगे तो हीट बनेगी, हीट बनेगी तो क्या होगा, हीट बनेगी तो हम उसको कहेंगे आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हमने स्टार्टिंग ऑफ द प्रोसेस में अगर यहाँ पे हीट दे दी होती तब उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। चलो वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ केमिकल कंपाउंड, ऑब्वियसली कौन सा होगा इसमें, अमोनिया NH3, ओके। एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए, जो पेरियोडिक टेबल है उसमें सारे के सारे वो एलिमेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। अगर 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट्स कोई रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वो एक कंपाउंड ही बनाएंगे। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द कॉजल एजेंट ऑफ चिकनगुनिया, चिकनगुनिया का कॉजल एजेंट क्या है, सिंपल वन, वायरस, ठीक है। तो जो आपका चिकनगुनिया होता है, इट इज अ वायरल डिजीज ट्रांसमिटेड बाय टू ह्यूमंस बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो, प्राइमरली एडीज इजिप्टी एंड एडीज अल्बोपिक्टस। जो आपकी एडीज स्पीशीज होती है वो कोज करती है आपको चिकनगुनिया, ओके, याद रखना है। और ये फीमेल मॉस्किटो होती है। देखो जो अब मलेरिया है वो करती है एनोफ्लीज, डेंगू और चिकनगुनिया करती है एडीज, और टाइफस बाय लाइस और फ्लीज, ठीक है, फ्लीज। चलो नेक्स्ट देखते हैं, द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर इज ऑलवेज डैश टू दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। मोस्ट सिंपल क्वेश्चन अब तक का, जिस हिसाब से मैंने आपको मिरर्स वाले कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, मुझे नहीं लगता अब क्वेश्चन किसी के गलत होंगे, ठीक है। इक्वल इमेज बनेगी इक्वल साइज की ऑब्वियसली। इसके अलावा प्रॉपर्टीज क्या है प्लेन मिरर की, खुद से सोचो पहले। देखो इक्वल साइज की इमेज बनती है, इक्वल डिस्टेंस पे इमेज बनती है, लेटरल इन्वर्जन हमको देखने को मिलता है, लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे राइट हैंड ऊपर होता है, और इरेक्ट और वर्चुअल इमेज देखने को हमें मिलती है इन केस ऑफ योर प्लेन मिरर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बताएं। पूछा गया है व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक सन दैट एमिट लाइट ऑफ देयर ओन, ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, इजी वन, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट करंट इज कन्वर्टेड इनटू अल्टरनेटिंग करंट बाय, डीसी करंट को एसी करंट में कन्वर्ट करना है तो किस डिवाइस का यूज करते हैं हम, डीसी करंट को एसी करंट में, इन्वर्टर का, ठीक है। किसका करते हैं, इन्वर्टर का। अगर इसका उल्टा पूछा जाए कि एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना है, तब आंसर क्या होगा, रेक्टिफायर। नेक्स्ट, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज, देखो जब भी एसिड या फिर बेस रिएक्ट करेंगे तो क्या बनता है हमारे पास, सॉल्ट और H2O वाटर, तो प्रोडक्ट में हमें देखने को मिलेगा सॉल्ट और वाटर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। एम्पियर किसका यूनिट है, वोल्टेज का, इलेक्ट्रिक करंट का, रेजिस्टेंस या फिर पावर का, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक
करंट का, वोल्टेज है आपका वोल्ट मीटर का, ठीक है, जिसको हम पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं। रेजिस्टेंस का है ओहम, पावर का होता है वॉट। फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल यूजिंग द प्रोसेस ऑफ, पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका, फैट्स आर मेड फ्रॉम एडिबल ऑयल यूजिंग द प्रोसेस ऑफ कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, और इसमें हम कौन सा कैटालिस्ट यूज करते हैं, निकल को। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बाय इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के हिसाब से, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ते हुए क्रम पे लगाने हैं। ओके क्या वो है हमारा निमोनिक, GXUVIMR, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी, गामा रेस की। तो यहाँ पे आपको पता ही नहीं, सॉरी, इंक्रीजिंग ऑर्डर पे लगाने हैं, तो एक तो आपका लास्ट में आना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो अगला क्वेश्चन, द चेंज ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। हाँ जी, फोकल लेंथ जब आपकी चेंज होती है तो सबसे मेजर रोल किसका रहता है। देखो मैंने आपको बहुत बार ये चीज बताई हुई है, सिलियरी मसल्स जो हैं वो लेंस को होल्ड करके रखती हैं, और सिलियरी मसल जानी जाती हैं अपनी लेंस को होल्ड करने की कैपेसिटी के लिए और फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए। और आप सभी को पता होगा सिलियरी मसल्स विद एज वीक हो जाती हैं, फ्लेक्सिबिलिटी अपनी खो देती हैं, जिसके कारण हमें कौन सा आई डिजीज देखने को मिल सकता है, प्रेस बायोपिया। ओके और प्रेस बायोपिया क्योर करने के लिए वी यूज बाइफोकल लेंसेज। तो होपफुली आपको ये जो चीजें हैं जो मैं बता रही हूँ समझ आ रहा है, ठीक है ये सारा। तो होपफुली आप सभी को जो चीज़ें बताई गई हैं वो आपको हेल्प कर रही होंगी और आपके रिवीजन को भी बढ़िया बना रही हैं। और ये जो 5 बजे के सेशंस होते हैं डेली देखा करें। ओके बाकी कोई डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द नंबर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन और यू कैन टेक्स्ट अस। बाकी आप सभी को पता ही है हमारा खुद का टेलीग्राम चैनल है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, वहाँ पे सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आती रहती हैं और आपको वहीं पे अपडेट्स मिलती हैं। ऑलराइट एवरीवन, सो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एवरीवन, आपसे मिलेंगे अब नेक्स्ट अपकमिंग सेशंस में। ओके थैंक यू सो मच।